Hello students, welcome to City Online Classes. This is Anjali Singh and I am teaching you Managing Human Resources, Semester 4th and Unit 4th and Lecture 8. So today's topic is Wage and Salary Administration. कल के जो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने अपनी वेज एंड सैलरी की जो मीनिंग थी उसे डिस्कस किया था कि वेजेस एंड सैलरी क्या होती है, ठीक है। और आज हम क्या डिस्कस करेंगे, जो सैलरी एंड वेजेस है उसके बीच में डिफरेंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स कि हम किस किस मेथड्स के थ्रू जो वेज एंड सैलरी होती है वो डिसाइड होती है। सो लेट्स स्टार्ट। डिफरेंस बिटवीन वेज एंड सैलरी। सो पेमेंट मेड टू लेबर इज जनरली रेफर्ड एज वेजेस है। तो अगर क्या है, अगर कोई पेमेंट जो है वो किसको किया जा रहा होता है, लेबर को किया जा रहा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं। मनी पेड पीरियडिकली टू पर्सन्स हुज आउटपुट कैन नॉट बी इजिली मेजर्ड सच एज क्लरिकल स्टाफ एज वेल एज सुपरवाइजरी स्टाफ इज जनरली रेफर्ड टू एज सैलरीज है। सो अगर हम बात करें क्या, अगर कोई लेबर है, ठीक है, जिसको क्या है, जो अगर कोई लेबर है जो डेली बेसिस पे वर्क कर रहा होता है तो उसको जो कंसिडरेशन पे किया जा रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, जो कंपनसेशन दिया जा रहा था उसे क्या बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं। बट अगर हम बात करें कोई ऐसा पर्सन जो कि क्या है, जो कि ऐसा कोई वर्क कर रहा होता है जिसको मेजर्ड करना ना कर पाना ईजी नहीं होता है, ठीक है, जिसे मेजर नहीं आप इजीली कर सकते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, क्लरिकल स्टाफ हो गया, एज वेल आपका क्या हो गया, सुपरवाइजरी स्टाफ हो गया। तो जो इनके जो वर्क्स है, इनका जो परफॉर्मेंस है उसे आप इजीली क्या है, मेजर नहीं कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो इन्हें जो जनरली क्या है, इन्हें जो कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है बेसिकली वो क्या है, पीरियडिक बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज मंथली बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है। तो इस टाइप के जो पेमेंट्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं, दैट इज सैलरी, ठीक है। तो अगर क्या है, अगर कोई वर्कर है तो उसे जो अगर कोई कंपनसेशन प्रोवाइड हो रहा है तो क्या बोलेंगे, वेजेस। बट अगर क्या है, किसी जगह पे कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, जिसे पीरियडिक बेसिस पे मंथली बेस पे जो है पेमेंट किया जा रहा है, कंपनसेशन प्रोवाइड किया, दैट इज सैलरी। Salaries are paid uniformly, generally as monthly basis. However, there are several methods for the payment of wages है। एंड वेजेस को क्या है, बेसिकली अगर हम देखो सैलरी की बात करें तो वो क्या है, मंथली बेसिस पे प्रोवाइड की जाती है। बट अगर हम किसकी बात करें, वेजेस की, तो वेजेस क्या है, वो डेली बेसिस भी हो सकता है, टाइम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है एंड रिजल्ट बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे इसकी नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो क्या नीड है, क्या ऑब्जेक्टिव है जिसके थ्रू क्या है कि आपका जो सैलरी है, सैलरी और वेज है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना जरूरी है, ऐसा क्यों, ठीक है। सो फॉर ए साउंड एंड बेटर वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। दीज एज ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड्स द बेसिक नॉलेज एंड रिवील्स इट्स सिग्निफिकेंस है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अट्रैक्ट द एम्प्लॉयज टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव वो क्या है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको ऑर्गेनाइजेशंस की साइड क्या करना, जो है अट्रैक्ट करने के लिए क्या है कि जो है जो सैलरी एंड वेजेस हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना इम्पॉर्टेंट है। एंड सेकेंड वन देखें तो टू रिटेन देम फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ सर्विस है। अगर आप एम्प्लॉय को, जो अपने आप के एम्प्लॉय हैं, उन्हें आप काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के लिए क्या करना चाहें, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनकी सर्विसेज आप अवेल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो एम्प्लॉय है वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें एक अट्रैक्टिव कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो उसके लिए क्या है, अगर सैलरी एंड वेजेस का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से होगा तो वो क्या है, एक अच्छा सा कंपनसेशन जो है वो मिल पाएगा, स्ट्रक्चर बन पाएगा, और उससे वो क्या होंगे, जो एम्प्लॉय होंगे वो अट्रैक्ट होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के साइड। नेक्स्ट वन इज देखें तो टू पे अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड कंटेंट ऑफ देयर वर्क, दैट इज वर्कर्स हु आर एक्सपोज टू डेंजरस और डिफिकल्ट टास्क मस्ट बी पेड हायर है। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो वर्कर्स हैं उनकी डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग, उनके लेवल ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग उन्हें क्या किया जाना चाहिए, उन्हें जो है पेमेंट प्रोवाइड की जानी चाहिए, उन्हें जो है जो कंपनसेशन है वो दिया जाना चाहिए। मतलब कि अगर कोई क्या है कि कोई वर्कर है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस एंड डिफिकल्ट टास्क कर रहा है तो उसे क्या है, हायर पेमेंट किया जाना चाहिए।
सो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए और इन सब चीज़ों के लिए अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना है तो आपके लिए क्या है, एक प्रॉपर वेज एंड सैलरी का एडमिनिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन देखें तो टू रिवॉर्ड द एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू द एफर्ट दे पुट इन एंड द मेरिट दे होल्ड है, ठीक है। और अगर कोई एम्प्लॉय है वो कोई अच्छा एफर्ट कर रहा है, वो कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसके एफर्ट के लिए उसे रिवॉर्ड प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखें तो टू मेक द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग मोर सिंप्लीफाइड एज अ साउंड वेज एंड सैलरी प्लान लीव्स लेस स्कोप फॉर बार्गेन है। तो अगर क्या है, अगर टू मेक द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग मोर सिंप्लीफाइड, अगर आप क्या है जो आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो प्रोसेस था आप और ज़्यादा सिंप्लीफाइड बना देते हैं, ठीक है, एज अ साउंड वेज एंड सैलरी प्लान लीव्स लेस स्कोप फॉर बार्गेन है, तो क्या है, तो आपका जो है वो बार्गेन के जो स्कोप होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। अगर आप पहले से ही स्टार्टिंग से ही क्या है जो बार्गेनिंग का जो स्ट्रक्चर है, जो प्रोसेस है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, वो आप ज़्यादा सिंपल बना देते हैं, अच्छा बना देते हैं, तो क्या है कि इससे थ्रू आपका जो बार्गेन का स्कोप है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज विच रिजल्ट्स इन इनैक्टमेंट ऑफ एक्टिविटी प्रोडक्टिविटी एंड टोटल आउटपुट है। एंड क्या है, आपको पता है कि कोई भी एम्प्लॉय होता है वो जितना ज़्यादा मोटिवेटेड होगा, जितना ज़्यादा एनकरेज्ड होगा, उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। तो कोशिश ये की तो क्या है, अगर जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो अच्छा रहेगा, वो अगर अट्रैक्टिव रहेगा तो जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाइड रहेगा, सेटिस्फाइड रहने के साथ साथ में वो क्या रहेगा, वो मोटिवेटेड भी रहेगा। सो अगर वो मोटिवेटेड रहेगा तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, एंड परफॉर्मेंस अच्छी होने के साथ साथ में ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो टू इम्प्रूव एंड प्रमोट एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इंक्लूडिंग प्रमोशन एंड ट्रांसफर है। तो क्या है कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो क्या है, जो ट्रांसफर एंड प्रमोशंस होते हैं उसमें भी क्या करती हैं, ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन देखें तो टू प्रोवाइड एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉय द एम्प्लॉयज हु आर पेड हाईली हैड अ हाई जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल है। तो क्या है, अगर कोई एम्प्लॉय को फेयर वेजेस या फिर जितना वो एफर्ट कर रहा होता है उसके एफर्ट के अकॉर्डिंग उसको उतना अच्छा पेमेंट किया जा रहा होता है, तो उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो उतना ही ज़्यादा क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और जो जितना ज़्यादा किसी एम्प्लॉय को पे किया जाएगा उसका सेटिस्फैक्शन लेवल उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा और वो क्या करेगा, वो उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट देखें तो टू फैसिलिटेट प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पे रोल एंड बजटिंग है। एंड ये क्या है, ये फैसिलिटेट करते हैं प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन किसको, पे रोल को एंड बजटिंग को। एंड टू इम्प्लीमेंट साउंड प्रोसेस एंड स्टेजेस ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है। ये क्या है, साउंड प्रोसेस एंड स्टेजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं किसमें, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट देखें तो टू मोटिवेट एम्प्लॉयज टू वर्क मोर हार्ड एंड टू गिव देयर बेस्ट है। और क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अगर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो उसके थ्रू क्या है कि जो एम्प्लॉयज होंगे वो ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे और क्या है, वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। तो टू मेक एम्प्लॉयज परफॉर्म बेटर एंड इंक्रीज देयर स्किल्स है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कौन कौन से जो प्रिंसिपल हैं जो कि वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में फॉलो किए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर हर्बर्ट एस फरहम द बेसिक प्रिंसिपल दैट एनी वेज प्लान मस्ट फॉलो आर। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जिन्हें कोई भी जो वेज प्लान है उन्हें फॉलो करने ही चाहिए। दैट इज फर्स्ट क्या है उसमें, जॉब इवैल्यूएशन और रेटिंग प्लान एंड कंपनसेशन प्लान मस्ट बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंड सो अंडरस्टूड बाय ऑल है। तो जॉब इवैल्यूएशन होता है और जो रेटिंग प्लान होता है वो दोनों क्या होने चाहिए, और जो कंपनसेशन प्लान होता है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। अगर आप क्या है जॉब इवैल्यूएट करने के प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो वो अलग से आप प्लान करिए। एंड अगर आप कंपनसेशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग से प्रोग्राम बनाइए, ठीक है। और वो इस तरह से होना चाहिए कि वो सारे एम्प्लॉयज़ को, सभी को वो इजीली समझ आए।
Next one is, it must be seen that both job evaluation and compensation plans should be sufficiently flexible to accommodate peculiarities of local labor conditions है, ठीक है। तो क्या है कि आपका जो जॉब इवेल्युएशन एंड कंपनसेशन प्लान है उतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे कि क्या है जो आपके लोकल लेवल की जो कंडीशंस होती हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आप इजिली उन्हें क्या कर सकें, कंपनसेट कर सकें। थर्ड वन इज देखें तो इवैल्यूएशन मस्ट बी साइंटिफिकली साउंड एंड इजिली कॉम्प्रिहेंसिबल है। इवैल्यूएशन ऐसा होना चाहिए कि वो सिंपल हो और साइंटिफिकली हो, ठीक है, इजिली वो समझ आए। फोर्थ वन इज, individual responsible for the administration of the wage administration plan should wherever possible report directly to the same administrative level as director of personnel and HR manager है। तो जो पर्सन क्या है रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वेज एंड सैलरी के, ठीक है, प्लान के लिए, वो डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करेगा, जो HR मैनेजर्स होंगे, जो पर्सनल मैनेजर होंगे, उनको रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, एक्सट्रीम कॉशन शुड बी एक्सरसाइज्ड इन सिलेक्शन ऑफ वेज एंड जॉब एनालिस्ट एंड अदर हु आर टू बी कंसर्न विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम है, ठीक है। तो क्या है, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, अगर आप क्या है वेज एंड जॉब एनालिस्ट को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उन्हें एक प्रॉपर एक ध्यान में रखते हुए उन्हें सिलेक्ट करना चाहिए। एंड द वेज एडमिनिस्ट्रेशन प्लान मस्ट बी कंसिस्टेंट विद नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप अगर कोई अपना एडमिनिस्ट्रेशन प्लान बना रहे हैं तो इस तरह का प्लान बनाइए जिससे कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से क्या करे, मैच करे। नेक्स्ट वन इज द वेज एडमिनिस्ट्रेशन प्लान मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस ग्रोइंग आउट ऑफ लोकेलिटी कंडीशंस है। तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान है वो इस तरह से होना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अगर कुछ कंडीशंस या सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्लान भी इजिली चेंज किया जा सके। नेक्स्ट है द वेज एडमिनिस्ट्रेशन प्लान मस्ट बी सिंपल रादर दैन इम्पीड द अदर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस है। तो सिंपल जो प्लान होना चाहिए वो क्या है, वो सिंपल होना चाहिए जिसे लोग इजिली अंडरस्टैंड कर सकें। द वेज एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट ऑक्यूपाई अ रिस्पॉन्सिबल निके इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी must be to coordinate with and in reciprocal relationship to that of the other phases of administration है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए उन्हें उनका क्या है एक रिस्पॉन्सिबल प्लेस होना चाहिए, ठीक है, एक ऑक्यूपाई करें एक रिस्पॉन्सिबल प्लेस एंड वो क्या करें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो बाकी के जो अदर लोग से उनके साथ वो क्या कर सके, कोऑर्डिनेशन के साथ में काम कर सके, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सके। नेक्स्ट देखें तो द जॉब रेटिंग एंड कंपनसेशन प्लान शुड बी अंडरस्टूड बाय एंड एक्सेप्टेबल to the employees affected in order that they may appreciate the objectivity and imperitability of the procedures है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्या है, जो वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसे इफेक्ट करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन द वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर इन एडमिनिस्ट्रेशन है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्या है, जो कि सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करते हैं वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर को। तो लॉज एंड लेजिस्लेशन फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट, जैसे कौन कौन से हमारा जैसे लॉज हैं एंड जो लेजिस्लेशन है उसको जो गवर्नमेंट फ्रेम करती है वो इफेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर कोई लॉज एंड रेगुलेशन बनाया गया है तो कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर अपना वेज स्ट्रक्चर फॉलो बनाना चाह रही है और उसके लिए अलग से गवर्नमेंट ने क्या है वेजेस के लिए कुछ अपने लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस को वो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो वेज एंड स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है। तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर है एंड द अदर कंडीशन इज डिमांड एंड सप्लाई, जो कि मार्केट में क्या है, जो हमारे लेबर्स है उनकी डिमांड एंड सप्लाई किस तरह की चल रही है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है तो स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट होगा। और अगर अपोजिट, अगर उसके जस्ट अपोजिट अगर क्या है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है एंड डिमांड कम है लेबर की, तो स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा। एंड ट्रेड यूनियंस एक्टिविटी, अगर क्या है कंट्री में जो है आपकी जो ट्रेड यूनियंस एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, बहुत स्ट्रांग होगी, सो वहाँ पे आपका क्या है स्ट्रक्चर, आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा।
Production and ability to pay are the main factors which affect wages and salary administration है. The following factors must be taken into account in determining wage and salary structure. That is, first one is government legislation. So the government of India from time to time has brought various legislation related with compensation है. तो जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम बहुत सारे लेजिस्लेशन जो है कंपनसेशन से रिलेटेड लेकर के आती हैं. द मिनिमम वेजेस एक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट है. इसी के अगर हम देखें तो क्या है, हमारा जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू. एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनसेशन सिस्टम. एंड उसके साथ में आपका क्या एक अदर एक्ट आया था, दैट इज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, जो कि आया था आपका प्रॉपर इम्प्लीमेंट, जिससे कि आपका जो कंपनसेशन सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो. इसके लिए ये एक्ट लेके आया गया था. दीज एक्ट्स इंश्योर दैट द वर्कर्स गेट फेयर रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क है. तो ये एक्ट जो है वो क्या है, वो इंश्योर करते हैं कि जो वर्कर हैं उन्हें एक फेयर रेम्यूनरेशन मिल सके उनके वर्क के लिए. सेकेंड मेथड है वो क्या है, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर है. तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर इन मार्केट हैड अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है. तो जो आपका एक फैक्टर है कौन सा, डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर, वो क्या है, उसका भी एक डायरेक्ट इफेक्ट होता है किसके ऊपर, वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर. देयरफॉर इट मस्ट बी कंसीडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है. तो अगर आप क्या है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, कोई अगर जो है वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर बना रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, तो उन्हें क्या है, इस फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ेगा. व्हेन द लेबर मार्केट इज टाइट, दैट इज सप्लाई ऑफ लेबर इज लेस एंड डिमांड इज मोर. And when it is loose, that is supply of labor is more and demand is less, has to take into consideration while formulating the wage structure है. ठीक है, तो अगर क्या है, आपकी कोई भी कंडीशन है, अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, एंड सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो दोनों कंडीशंस आपको ध्यान में रखने चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग क्या है, अपना जो स्ट्रक्चर है उसे बनाना चाहिए. नेक्स्ट जो है हमारा क्या है फैक्टर, दैट इज प्रोडक्टिविटी. सो प्रोडक्टिविटी इज द की फैक्टर इन द ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी है. हाई वेजेस एंड लो कॉस्ट आर पॉसिबल ओनली व्हेन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज अप्रिशिएबली. इन जनरल व्हेन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज वेजेस ऑल्सो इंक्रीज है. ठीक है, तो जो प्रोडक्टिविटी है ये आपका एक मेन फैक्टर है जो कि क्या है, ध्यान में रखना चाहिए आप अगर वेज स्ट्रक्चर फॉलो बना रहे हैं कोई, क्योंकि अगर आपका क्या है, जो प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी तो ऑटोमेटिक क्या है, जो वेजेस होगी वो भी हाई रहेगी. नेक्स्ट अगर हम देखें तो दैट इज क्या है हमारा, गोइंग वेजेस एंड सैलरीज है. जो अगर आपका अगर क्या है, जो अगर मार्केट में जिस तरह की आपकी जो वेजेस है, सैलरीज हैं, वो चल रही होंगी पहले से, आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर कोई आप उसी सिमिलर इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं तो आप उससे कम जो है नहीं पे कर सकते हैं. अगर आप उससे कम पे करेंगे तो क्या होगा, फिर आपके जो लेबर होंगे, वो आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे, वो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को लीव करने लग जाएंगे, छोड़ के जाने लग जाएंगे. नेक्स्ट वन देखें, दैट इज कॉस्ट ऑफ लेबर. तो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेजेस एंड सैलरीज पेड टू द एम्प्लॉयज constitute a cost and no wage program can ignore the total labor cost and the return that the company is getting है. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लेबर की बात करें तो कोई भी अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, अगर वो क्या है, वो अपना अगर वो प्रोग्राम बना रही होती है, अपना लेबर प्रोग्राम बना रही होती है, तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि टोटल कॉस्ट उसकी क्या आ रही है और टोटल कॉस्ट में लेबर कॉस्ट कितनी है और उसका रिटर्न कितना आ रहा है. ठीक है, तो कॉस्ट एंड रिटर्न का जो है जो सिस्टम है उसे प्रॉपरली क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए. नेक्स्ट वन इज देन दैट इज एबिलिटी ऑफ पे है. ठीक है, आप मान लीजिए क्या है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा पे करना चाह रही होती है, बट क्या है, जो उसकी एबिलिटी है पे करने की वो बहुत कम, उतनी नहीं होती है. ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है वो पे स्ट्रक्चर को फॉलो करना. तो एक ये फैक्टर भी है कि ऑर्गेनाइजेशन की खुद की एबिलिटी क्या है पे करने की, उसके अकॉर्डिंग भी जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन वो इफेक्ट होता है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग है. ठीक है, तो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का हमारा पार्ट है, दैट इज अगर बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो वहाँ पे भी क्या है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो इफेक्ट होता है. एंड नेक्स्ट वन इज आपका क्या है, वेज बोर्ड्स है. द बोर्ड्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स.
जी, कि जो बोर्ड है जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उसमें क्या है आपके 7 मेंबर्स होते हैं। जो 2 होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके, मैनेजमेंट के, एंड 2 किसके होते हैं, लेबर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और 2 जो है वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं, और एक चेयरमैन होता है। तो ये सब लोग क्या है, ये मिल करके क्या करते हैं, जो इंडस्ट्री की नीड्स होती हैं, जो स्पेशल फीचर्स होते हैं इंडस्ट्री के, उसके अकॉर्डिंग क्या है वो एक प्रॉपर जस्टिस करते हुए एक जो है एक पे स्ट्रक्चर को वो बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। वैसे आपके क्या है, आपका जो है वेज एंड कमिटी एंड एडवाइजरी बोर्ड है। तो इन सम इंडस्ट्रीज वेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द लॉज हैं। कुछ इंडस्ट्रीज में क्या है, जो वेजेस है वो किसके अकॉर्डिंग फिक्स्ड होते हैं, लॉज के अकॉर्डिंग फिक्स्ड होते हैं, और वो लॉज कौन बनाता है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या है, एक एक्ट है दैट इज मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 फॉर इंडस्ट्रीज इन विच वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड और टू अनऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट है। ठीक है, ऐसी इंडस्ट्रीज पे ये जो है काम, ऐसी इंडस्ट्रीज पे ये जो आपका एक्ट है वो इम्प्लीमेंट होता है जहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, और जहाँ पे वर्कर्स का क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो वहाँ पे क्या है, ये जो एक्ट है वो इम्प्लीमेंट होता है, इसलिए ताकि जो वर्कर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट वन अगर हम देखें दैट इज वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन है। तो इन अ वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन बोथ पार्टीज अग्री टू रेफर देयर डिस्प्यूट टू म्यूचुअली अग्रीड आर्बिट्रेटर एंड हिज जजमेंट बिकम्स बाइंडिंग ऑन द पार्टीज है। तो जब क्या होता है कि जो लेबर हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच में क्या हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है। तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक आर्बिट्रेटर आता है, और वो जो भी डिसीजन लेता है, जो भी जजमेंट लेता है, उसके जजमेंट को क्या करना पड़ता है, दोनों पार्टीज को मानना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज के हमारा जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, बहुत सारे मेथड्स डिस्कस किए। ठीक है, और हमारे फैक्टर्स जो थे उन्हें डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। एंड अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे सेपरेटली या फिर इंडिपेंडेंटली आप पूछ सकते हैं। ठीक है,